नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। सरकार के प्रस्ताव को लेकर एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां वो आंदोलनरत छात्रों से बातचीत करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि युवा साथियों की चिंताएं सरकार के लिए बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में युवाओं के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। संबंधित एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल जांच करना नहीं बल्कि युवाओं को स्थायी समाधान देना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। छात्र और अभ्यर्थी अपनी मांगों और सुझावों को सरकार के सामने रख सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं की हर बात को गंभीरता से सुना जाएगा। आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की और सारी चीजों से अवगत कराया भी। और चूंकि वो भी दिल्ली गए थे और झारखंड के संदर्भ में भी उनकी चर्चा हुई होगी। यही है कि उनका भी एक कहना है और दिल्ली से भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा और आप कार्रवाई के लगभग कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों के पास आ रही है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अलग अलग सूचना माध्यमों से देख रहे हैं, सुन भी रहे। उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया और वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की और सारी चीजों से अवगत कराया भी। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। झारखंड के संदर्भ में रांची में जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर अब सीएम ने आश्वासन दिया है। जयपाल सिंह स्टेडियम में वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि वहां पर वो जो भी परेशानी है उसका समाधान जल्द से जल्द निकालने की पुरजोर कोशिश वो करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि मात्र इस तरीके से मुलाकात करने से या आश्वासन दे देने भर से क्या ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा होता है जब भी कोई सरकार होती है और सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो आंदोलन शुरू होते ही तत्काल छात्रों से और युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अब ये निर्भर करता है कि जब हेमंत सोरेन उनसे बात करेंगे आंदोलनकारी छात्रों से तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कोई ना कोई समाधान वहां निकलेगा। वार्ता नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। तो ये एक अच्छी पहल के रूप में अपन देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन वहां जा रहे हैं, आंदोलनकारी छात्राओं से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे और बात करने के बाद उनकी समस्याओं को समझेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि वो कितनी हद तक उनकी समस्याओं का निराकरण करते। निश्चित तौर पर पेपर लीक एक बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 18 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं। बावजूद इसके सरकारें संजीदा नहीं है और इसीलिए युवाओं ने अपने हकूक की मांग को उठाया और उसके बाद जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में हम लोग ये मान सकते हैं कि अब कोई भी पेपर आसानी से लीक होने वाला तो नहीं है। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षार्थी जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं वो, तो मेहनत करने के बाद जब उनका पेपर होता है और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो बहुत पीड़ा होती है।
उसके बाद देखिए गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, एक बार एग्जाम देने को बच्चे जाता है 2 से 3 हजार रुपए उसका खर्च हो जाता है परीक्षा सेंटर तक जाने आने में। उसके बाद उसको दोबारा जाना पड़ता है। सरकार तो कह रही थी कि हमने री एग्जामिनेशन की फीस नहीं ली, लेकिन उसका आने जाने में जो खर्चा हुआ उसको कौन कंपनसेट करेगा, कहाँ से आएगा वो पैसा। बहुत से गरीब छात्र होते हैं हमारे देश में जो बार बार री एग्जाम में अपीयर हुए और तरीके की पेपर लीक के बाद। तो इस चिंता का भी निराकरण नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये समस्या है, क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ी हुई समस्या है। आज के जो छात्र हैं वो कल देश का भविष्य बनेंगे, और ऐसे में इस तरीके से जब इतनी मेहनत करने के बाद छात्रों को ये पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन्ड हो गया है और उन्हें दोबारा से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और शायद यही वजह है कि ये छात्र जो है वो इस बार इस कदर प्रदर्शन के लिए उतारू हो गए हैं और इस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मुद्दा बनता जा रहा है। जी निश्चित तौर पर साहिल जी, देखिए ऐसा होता है नीट एग्जाम में तो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप इसकी देखिए कि बच्चों की हैसियत नहीं होती है कि लाखों रुपए में पर्चा खरीद लेंगे। और निश्चित तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखें तो कोचिंग सेंटर्स की बहुत ज्यादा होती है। तमाम इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने पेपर लीक कराए हैं। तो इनके लिए कोई गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता केंद्र की सरकार को है, राज्य की सरकारों को भी है कि वो कम से कम ऐसा व्यवस्था अपने यहाँ विकसित करें जिससे कि किसी तरीके की लीकेज की संभावनाएं न रहे। यूपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम होता है, पूरे देश भर के लेवल पर होता है और एक ही टाइम एक ही दिन होता है। मजाल क्या कि कोई पेपर लीक हुआ हो। तो तंत्र विकसित करना है कि आपने एनटीए के भरोसे छोड़ दिया। एनटीए के पास अपने लोग हैं नहीं, वो आउटसोर्स करती है एजेंसी से कर्मचारियों को अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कोई 30,000 का कर्मचारी है, कोई 35,000 रुपए कर्मचारी है। अभी ये कहते हैं कि साहब हमने 47 कर्मचारी बर्खास्त कर दी। वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा वाले लोग थे, वो एजेंसी के लोग थे, कोई एनटीए के अपने रोल पर नहीं थे वो लोग। तो उनको बर्खास्त करना और रखना निकालना कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो सरकार को पहले एक तंत्र विकसित करना पड़ा कि एक विभाग विकसित करने की आवश्यकता है जिसके पास अपनी सोर्सिंग हो, अपने स्टाफ हो, अपनी मॉनिटरिंग हो, तब आप जाके कम से कम एक अच्छी तरीके से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न करा सकते हैं। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने समाधान देना अपना उद्देश्य बताया। जयपाल सिंह स्टेडियम एसडीपी और एडीएम पहुंचे। छात्रों की मांगों पर सरकार बातचीत करेगी और इसको लेकर सीएम की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। तो पेपर लीक मामले पर सीएम ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान यहां पर कर दिया जाएगा। में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा ने संसद नहीं चलने दिया और युवाओं, किसानों, महिलाओं व गरीबों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा में बाधा डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी, जिसमें जन कल्याण की कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के हंगामे के कारण इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। सीएम योगी ने बताया कि बजट में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों के मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपये और अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये तक बढ़ाने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और महापुरुषों के सम्मान में 407 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात कही। सीएम योगी ने सपा के रवैये को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार विकास की रफ्तार को रुकने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा बिना रुके, बिना डिगे और बिना थके जारी रहेगी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर
उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो, जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा विवाद को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ सकता है। उनके मुताबिक ये अनजाने में हुई गलती हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिसने किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर काम किया हो वो जानबूझकर तिरंगे का अपमान नहीं करेगा। उन्होंने इस मामले को गलती बताते हुए इसे इरादतन किया गया कृत्य मानने से इनकार कर दिया। वहीं अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 7 साल बीतने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्म नहीं भरे हैं और राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने और न्याय की लड़ाई जारी रखने के अपने संकल्प पर कायम है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक वो मांग उठाते रहेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कथित तौर पर तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए नजर आई थी। इस वीडियो के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। अब उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनजाने में हुई गलती बताया है। देखिए, मैंने कहा ये दोनों झंडे हमारे हैं और ये दोनों झंडे हमें इस मुल्क के आईन ने दिए थे और बीजेपी ने इस झंडे को एक को रखा। इस पे भी यकीन नहीं करती, वो तिरंगे पे उनको यकीन नहीं है, इसको छीन लिया। जब तक ये बहाल नहीं होता है और उसके साथ जम्मू कश्मीर के मसले का पूरा हल नहीं होता है, क्योंकि मैं खाली 370 की बात नहीं करती हूँ। 370 हमारे पास पहले भी था, तब भी हमारे लाखों लोग यहाँ शहीद हुए, अरबों की प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर एक मसला है। आप देख रहे हैं पार वाले कश्मीर में भी इस वक्त कैसे हालात हैं। दोनों कश्मीरों में हालात बहुत ख़राब हैं और दोनों मुल्कों को चाहिए, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी, अपने लोगों से बात करे, उनकी जो नाराज़गी उसको दूर करे और जो हमसे छीना है उसको वापस करे। अब ये सवाल आपको उनसे करना होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ गलती हुई होगी, क्योंकि मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई शख्स जो किसी रियासत का वज़ीर आला रहा हो वो जानबूझ के मुल्क के झंडे को उल्टा करके दिखाए। चलिए, अगर गलती से हुआ हो तो उससे हम गलती ही तस्लीम करें। मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ के की। उधर केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब गोविंद मोहन 22 अगस्त 2027 तक गृह सचिव के पद पर बने रहेंगे। ये विस्तार उनके मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा। उनका वर्तमान कार्यकाल 22 अगस्त 2026 को पूरा हो रहा था, जिसके बाद 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। गोविंद मोहन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1989 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंधों और कई अहम नीतिगत मामलों से जुड़ा मंत्रालय है। ऐसे में गृह सचिव के पद पर अनुभव और स्थिरता को अहम माना जाता है। एसीसी की मंजूरी के बाद उनके अगले कार्यकाल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 अगस्त को भोपाल के कमला नेहरू संदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में एक खास कैबिनेट से मुलाकात की। ये कैबिनेट कोई राजनीतिक कैबिनेट नहीं बल्कि स्कूल की छात्राओं की तरफ से बनाई गई कैबिनेट थी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद किया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी ली। दरअसल स्कूल में आयोजित किताब से कल तक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को मंच पर बुलाया और स्कूल कैबिनेट की कार्यप्रणाली को समझा। छात्राओं ने बताया कि स्कूल में चुनाव प्रक्रिया के जरिए कैबिनेट का गठन होता है, जिसमें विद्यार्थी मतदान करते हैं और चुने गए सदस्य पूरे साल स्कूल की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को AI का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग जरूर करें, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है और किसी भी जानकारी को क्रॉस चेक करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं को जीवन में लक्ष्य तय करने, खेलों में भाग लेने और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से भी संवाद किया और कहा कि विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, उद्यमी और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि संदीपनी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। शिकायत दर्ज कराने वाले स्मृति सिंह ने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया है। स्मृति सिंह का कहना है कि नाबालिग की तरफ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बच्ची को माफ किए जाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य किसी बच्चे का भविष्य खराब करना नहीं था, बल्कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताना था। दरअसल ये मामला 23 जुलाई का है, जब एक नाबालिग अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली थी और जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान वहां रुक गई थी। आरोप है कि प्रदर्शन के माहौल में उसने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बाद में नाबालिग ने वीडियो जारी कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए पूरे देश से माफी मांगी थी। बच्ची की मां ने भी प्रधानमंत्री के इस फैसले को अपनी बेटी के लिए नया जीवनदान बताया। स्मृति सिंह ने बताया कि उन्होंने नोएडा एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना दिल्ली की होने के कारण मामला 0 FIR के रूप में दर्ज हुआ और बाद में जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेजा गया। उन्होंने कहा कि बच्चों से एक गलती हो सकती है और गलती मानने के बाद उन्हें सुधार का मौका मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन के आयोजकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि बच्चों को ऐसे मामलों में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उधर थाना भवन में नगर पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। नगर को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने के उद्देश्य से बुधवार को नगर पंचायत टीम ने बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर निरीक्षण कर प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान कई दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई और जुर्माना भी वसूला गया। टीम ने दुकानदारों और आम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जानकारी दी। नगर पंचायत अधिकारियों ने लोगों से कपड़े के थैले और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए सभी नागरिकों को जिम्मेदारी निभानी होगी। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने बताया कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त नगर बनाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगरवासियों से पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की। वहीं गाजियाबाद में भूमाफियाओं की तरफ से गौशाला पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। गौशाला संचालक सूरज पंडित ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने गौशाला को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 2 गायों की मौत भी हो गई। सूरज पंडित के मुताबिक वो पिछले करीब 7 वर्षों से जमीन पर गौशाला चला रहे थे, जिसमें लगभग 150 गायें मौजूद थी। उनका आरोप है कि गौशाला हटाने के लिए इससे पहले भी 2 बार आग लगाई गई थी, जिसमें कई गायों की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि एक बार फिर करीब 150 लोग मौके पर पहुंचे और बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी के गौशाला को तोड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई और पूरी गौशाला को ध्वस्त कर दिया गया। सूरज पंडित का कहना है कि इस दौरान 2 गायों की मौके पर मौत हो गई, जिन्हें बाद में गड्ढा खोदकर दफनाया गया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले दर्ज कराई गई शिकायतों में भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल मामले में प्रशासन और पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सूरज पंडित। सूरज जी, आप एक गौशाला का संचालन करते थे जी। उस पे क्या हुआ मौके पे ये हुआ भैया, 3 दिन पहले अवैध तरीके से शाम को 6 बजे अवैध JCB लाकर मेरी पूरी गौशाला निरस्त कर दी गई, जिसके अंदर मेरी 2 गौमाता मृत हुई हैं, जो कि इन्होंने गड्ढा खोदकर वहीं पे गौमाता का दबाने का कार्य किया है, जिसमें कि कम से कम कुछ नहीं 100 व्यक्तियों से ऊपर व्यक्ति वहाँ पर जो भूमाफिया थे वहाँ उपस्थित थे भैया, जिनका मैं नाम बताना चाहता हूँ आप लोगों को। रामवीर नागर, भोपाल नागर, अभिषेक नागर, अमित कसाना,
जो कि बड़ा भूमाफिया है, अशोक कसाना, मुनराज कसाना और देशराज व अन्य कई लोग इसमें उपस्थित रहे हैं, जो कि पूरी गौ माता की गौशाला मट्टी में मिला दी गई है। इस संबंध में आपने प्रशासन या पुलिस को कुछ? हाँ, मेरे वहाँ के SHO साहब से बात हुई, ACP साहब से बात हुई और आज मैं SDM साहब के पास गया था। वहीं मुजफ्फरनगर में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पहुंचे, जहां उन्होंने 42वें कांवड़ सेवा शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया और इस दौरान भाजपा नेताओं और कई सम्मानित लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि सनातनी समाज के लोग करोड़ों शिव भक्तों की सेवा और भोजन कराने में सक्षम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में बैठे लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। संगीत सोम ने कहा कि पूरा सनातनी समाज अब एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब अलग थे तो कटे थे, अब एकजुट हो चुके हैं, न कटेंगे न बटेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये शिव यात्रा है, शव यात्रा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में डीजे बंद कराए जाते थे। वहीं शिव चौक पर डीजे वाली कांवड़ों को रोके जाने की शिकायत पर संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि उनके आने के बाद कोई भी कांवड़ शिव चौक पर आने से नहीं रुकेगी। कांवड़ सेवा शिविर के उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं थाना भवन में बुधवार को अखिल भारतीय करणी सेना के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामचरण सिंह पुंडीर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान थाना भवन बिजली घर पहुंचे और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारी उपभोक्ताओं और किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए मांग की कि बेवजह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और उपभोक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। प्रदर्शन के दौरान SDO विकास कुमार ने करणी सेना के प्रतिनिधियों से वार्ता की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। SDO के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। इस दौरान ठाकुर अमित राणा जिला अध्यक्ष, ठाकुर अरविंद राणा तहसील अध्यक्ष, आकाश राणा ब्लॉक अध्यक्ष समेत करणी सेना के कई पदाधिकारी और किसान भी मौजूद रहे। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र से पथराव का मामला सामने आया है। आवदा नगर इलाके में बच्चों की कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथराव की इस घटना में रेहान नाम का युवक मामूली रूप से घायल हुआ है। घायल पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पथराव करने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस नजर बनाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।